इतनी गैप से प्रेस कर रहे हो बटन को, बीप के बटन को। स्टार्ट कर। अच्छा जी, तो मोर्स कोड में क्या होता है कि आप जितनी स्पेसिंग के गैप के पे डिपेंड करता है आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इसके एक छोटा होता है, डॉट होता है, एक डैश होती है। तो एक डैश जो होती है वो लंबे ड्यूरेशन की होगी, डॉट होगा छोटी ड्यूरेशन के लिए होगा। तो आपने कितनी देर के लिए बीप का बटन प्रेस किया हुआ है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी कोडिंग है, खाली आपके डॉट और डैश की बेसिस पे कोडिंग हो रही होती है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सैटेलाइट था ऑस्कर 1, उसमें क्या था, वो खाली ट्रांसमिट करता है हाई फ्रॉम ऑस्कर 1, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा था, साथ साथ वो अपने टेम्परेचर का डेटा भेज रहा था अपना, कि देखने के लिए कि सैटेलाइट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्रैश तो नहीं करने लगा, फेलियर की तरफ तो नहीं जा रही है, तो कुछ डेटा ही ट्रांसमिट कर रहा था अपना। तो ये सैटेलाइट जो था इसके अंदर सोलर पैनल्स नहीं थे, विदाउट सोलर पैनल्स था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर बैटरी होगी, और जितने अरसे तक वो बैटरी चलेगी उतने अरसे तक वो सैटेलाइट चलेगा आपका। तो इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा उन्होंने वन टाइम यूज के लिए सैटेलाइट डिजाइन किया था, सिंगल यूज सैटेलाइट था इनके पास, जिसका डिस्पोजेबल सैटेलाइट कह लो इसको, कि एक दफ़ा आपने भेजा है, बैटरी एक दफ़ा पूरी खत्म कंज्यूम कर ली, इसके बाद सैटेलाइट पूरी डेड हो जाएगा आपका। ठीक हो गया, 3 kg का ये सैटेलाइट था, और मैक्सिमम कहते हैं इसका टाइम जो होगा 30 डेज तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि बैटरी की टाइमिंग इतनी है कि 30 डेज तक वो लास्ट करेगी बैटरी इसकी। अच्छा, वो करने का चाहते कि हम सीखना चाह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से, ताकि वो अगला मिशन इम्प्रूव कर सके। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है सैटेलाइट डिज़ाइन के अंदर होता है इनका थर्मल डिज़ाइन, है किस तरह से उसकी वो टेम्परेचर को मेंटेन करना है आपने एक सूटेबल एप्रोप्रिएट टेम्परेचर के ऊपर, कि ना ज़्यादा वो हीट अप करे, ना ज़्यादा वो कोल्ड टेम्परेचर फेस करने पड़े उसको। अच्छा, आप सर सोचो कि अगर जब एक सैटेलाइट जब ऑर्बिट कर रहा होता है, तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे वेरिएंस आएगी टेम्परेचर की। एक आपके पास बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर्स भी आ सकते हैं, और एक आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि हॉट कब मिलेंगे, हॉट टेम्परेचर कब होगा और कोल्ड टेम्परेचर कब होगा एक सैटेलाइट के लिए? किन सिनेरियोज में आपको बहुत हॉट टेम्परेचर मिल रहा होगा सैटेलाइट को, किन सिनेरियोज में आप सैटेलाइट बहुत कोल्ड हो सकती है? सर अगर वो सन वाली साइड पर है तो उसका टेम्परेचर हॉट होगा, और अगर वो उसके ऑपोजिट साइड पे चली जाती है तो उसमें कोल्ड होगा। ठीक हो गया जी जी। सर एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती है ना, तो एक लेयर मुझे भी याद नहीं पड़ी एग्जैक्ट, मेसोस्फेयर थी कौन सी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद सबसे एंड वाली में फिर वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद कोल्ड वाला आ जाता है। वो लेयर्स तो आपकी यहाँ पे रह जाएंगी ना अर्थ के पास, वो इससे बियॉन्ड जाके सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं, तो लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगी इसके अंदर। स्पेस में जाएंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, कोई बिल्कुल वॉइड में जा रहे हैं ना, ये तो लेयर्स नहीं होंगी इसके अंदर। तो वहाँ पे जो मेन फिनोमेना होगा वो ये कि कभी सैटेलाइट इक्लिप्स में आ जाया करेगा। इक्लिप्स का मतलब ये कि आपके पास अगर सन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कहीं सन आपके पास यहाँ पे कहीं सन है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे इसका क्या होगा, सन रेज यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी, ब्लॉक कर रहा होगा इसको। तो जब ये इक्लिप्स में होगा तो क्या होगा, इसके टेम्परेचर बहुत लो हो जाएंगे, और जब वो डायरेक्टली फेस कर रहा होगा, जब सैटेलाइट यहाँ पर होगा, तो उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ह्यूज डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टेम्परेचर का। यहाँ पे मे बी यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ पे आपको 60 मिल रहा हो सकता है यहाँ पे आपको -30 मिल रहा हो। एक ह्यूज किस्म की वेरिएंस इसके अंदर आ सकती है सैटेलाइट के केस में। ये डिपेंड करता है एक्लिप्स में कितना अर्सा रहता है और कितना टाइम सन को फेस करता है। तो जो थर्मल डिज़ाइन सिस्टम होता है सैटेलाइट का, वो क्या करेगा, वो स्टेबलाइज करता है टेम्परेचर को, ताकि उनके सर्किट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तो ख़राब ना हो। तो उनका ये काम होता है इस पार्ट का। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये ऑस्कर 1 का डेटा इकट्ठा किया सैटेलाइट का, वो टेम्परेचर का डेटा। अच्छा, जरा इस ग्राफ को देखो आप, यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास यहाँ पर आ रहा है टेम्परेचर, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ये एक यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कौन से ऑर्बिट नंबर में होगी, कि आप फर्स्ट टाइम ऑर्बिट कर रहे हो, सेकंड टाइम ऑर्बिट कर रहे हो, अर्थ को थर्ड टाइम ऑर्बिट कर रहे हो। तो अगर आप इसको देखो तो आप बता सकते हो कि कितने कितने ऑर्बिट्स कंप्लीट किए हैं इसने, एक तरह से ये टाइम हो जाएगा इनडायरेक्टली।
टाइम का यूनिट क्या होगा, ऑर्बिट का नंबर क्या, आपका कितने टाइम्स आप ऑर्बिट कर चुके हो। तो अच्छा, ये 2 सैटेलाइट्स का डेटा है। फर्स्ट उन्होंने ऑस्कर 1 लॉन्च की, ये ऑस्कर 1 का डेटा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैंने इसको सीख कर इससे इम्प्रूव करके ऑस्कर 2 बनाया यहाँ पे। चलो पहले हम ऑस्कर 1 को देखते हैं यहाँ पर। जरा ऑस्कर 1 को देखकर बता सकते हो कितने ऑर्बिट्स के बाद वो डेड हो गया। ऑस्कर 1 आपका कितने टाइम्स उसने ऑर्बिट किया अर्थ को, उसके बाद डेटा आना बंद हो गया। 300। ये 300 से पहले है ना, ये ऑस्कर 1 तकरीबन इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जाके होगा सर 80 तक है सर, 280 ऑर्बिट्स बनेंगे इसके। तो 280 ऑर्बिट्स इसका लाइफ टाइम आ गया आपके पास डेटा वो लेके, उसके बाद आपको डेटा नहीं मिल रहा, उसका मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली सैटेलाइट आपकी डेड हो चुकी है। अच्छा, अब जरा इसको जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि इस टेम्परेचर का ट्रेंड क्या, कैसा ट्रेंड आपके पास। पहले आप देख रहे हो कि पहले आपके पास आ रहा है राइज, आ रहा है टेम्परेचर के अंदर राइज आ रहा है आपके पास, फिर आपको यहाँ मैक्सिमम मिल गया पॉइंट यहाँ पर, उसके बाद फिर टेम्परेचर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, फिर आपको एक मिनिमम मिल गया यहाँ पे, उसके बाद दोबारा इंक्रीज की ट्रेंड पे जाता है और इंक्रीज होते होते एक बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जाके सरप्राइजिंगली स्टेबल हो गया इस पॉइंट पर, मतलब अब मजीद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका, मतलब इसी के आसपास, इसी पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट लाइन बन रही है आपके पास। फिर देखो कि 200 ऑर्बिट के बाद एकदम से टेम्परेचर शॉर्टली डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। वो इतना शॉर्ट डिक्लाइन बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का है। अच्छा, तो अब जरा आप सोचो कि कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, ये मतलब ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि पहले सैटेलाइट हीटअप हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, फिर ये कूलिंग क्यों हुई है यहाँ पर, मतलब बड़ा अजीब सा बिहेवियर है इसका। तो आप लोग क्या कमेंट करना चाहोगे? सर ये लास्ट वाले के बारे में ये हो सकता है कि जब उसकी बैटरी डेड होने के नजदीक आई है तो सर उसका वो जो फंक्शन आपने बताया था जो उसके सर्किट्स वगैरह को कंट्रोल करता है हीट के लिए, तो उसको अगर वोल्टेज कम हुई है तो उसकी परफॉर्मेंस में चेंज हुआ है और इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, तो टेम्परेचर उसका ज्यादा लो हो गया, उससे हाई होना चाहिए था, एक स्टेबल रेंज में होना चाहिए था। अच्छा, आप कह रहे हो कि बैटरी डाउन होगी इसकी। अच्छा, अगर बैटरी अगर डाउन होगी ना तो सबसे पहले क्या होता है कि वो यूँ समझ लो कि अगर बैटरी डाउन होगी तो एक आपके पास अलाउड रेंज होती है कि अगर आपके पास 12 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम 9 वोल्ट तक भी आ तभी चलता रहेगा आपके पास सिस्टम। ठीक है, देखिए बैटरी डाउन हो रही है, सिस्टम अगर चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यूज खराब क्यों आएंगी, तो इसका मतलब कि ये रियल वैल्यूज है या नहीं है, इसके ऊपर क्या कहो, क्या मतलब ये वाकई ऑथेंटिक डेटा है। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक डेटा है? सर जी सर ये हो सकता है कि ये कोल्ड साइड पे जाके अपना ऑर्बिट को छोड़ दिया उसने, मतलब ऑर्बिट से निकल गई हो सकता है बिल्कुल सन बिल्कुल एक्लिप्स में रहते हुए कहीं और जा रही हो। अभी हो, हम बस कोल्ड एरिया में जाए। बिल्कुल, तो अभी मल्टीपल थ्योरीज हो सकती है, तो अभी हम ना कुछ बता नहीं सकते इतना कि क्या हुआ यहाँ पे। यार लेकिन ये एक ऑर्बिट तो नहीं है ना, अगर तो एक ऑर्बिट होता तो फिर तो हम कहते कि इसने कोल्ड एरिया से स्टार्ट किया है, हॉट वाली तरफ गया है और दूसरी तरफ जाके कोल्ड एरिया से बाहर निकला है, लेकिन ये तो मल्टीपल ऑर्बिट के इसने चक्कर कंप्लीट किए हैं ना, क्योंकि ये तो 280 ऑर्बिट इसने लगाए हैं, कंप्लीट किए हैं, जी, तो ये वाली बात 200 ऑर्बिट्स कर चुका है यहाँ तक, तो इतना बुरा सैटेलाइट भी नहीं है कि एकदम से फेल हो जाए। सर जाके एक चीज हो सकती है होता हो तो फिर तो ये नहीं हो सकता। सर, क्या पता जी सर रिलेटिव मोशंस जो होती हैं सर, मतलब कि वो भी ऑर्बिट कर रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो अर्थ की एक्सिस के रोटेशन के ऑपोजिट रोटेशन में ऑर्बिट कर रहा है, तो उसकी रोटेशन थोड़ी सी फास्ट हो सकती है कि वो उसको 200 डेज लगे हैं कि वो ऑर्बिट भी कर रहा था लेकिन सन वाली साइड पे ही रहा है। नहीं, 200 डेज नहीं लगे उसको, 200 ऑर्बिट्स लगे हैं, 200 ऑर्बिट्स लगे हैं कि वो ऑर्बिट बहुत छोटा सा होता है, इतना लंबा टाइम नहीं लगता उसको। कि वो सन वाली साइड पे सर रहा है, जैसे ही फिर एक आगे चले गए। देखेंगे, अर्थ भी तो ऑर्बिट कर रही है ना सन को, तो उसका जब वो चेंज होता है पोजीशन तो उससे भी इफेक्ट आ सकता है ना, वो रिलेटिवली क्योंकि कर रहा हो। अर्थ का ऑर्बिट भी तो सर्कुलर नहीं है ना एक किस्म का। चलो ठीक है, आपकी सारी थ्योरीज नोट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम देखते हैं उसके बाद हमने सेकंड सैटेलाइट लॉन्च किया उसी टाइप का, थोड़ा सा इम्प्रूव करके, थोड़ी बहुत चीज़ें इम्प्रूव करके, 2-3 चीज़ें। जब हमने दोबारा लॉन्च किया तो आपको ऑस्कर 2 वाला ये वाला सिनेरियो मिल रहा है यहाँ पे।
अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करूंगी, दोनों ने सेम ऑर्बिट ही, दोनों का सेम ऑर्बिट ही था, ऑस्कर 1 का ऑस्कर 2 का। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो अब आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर नजर आएगी कि सेम ऑर्बिट है, सेम सिनेरियो है, ये 280 की बजाय 300 डेज तक चला ये, तो समझ लो कि 300 ऑर्बिट्स तक चला है, तो 20 ऑर्बिट्स इसने एक्स्ट्रा किए, ठीक है, सेकंड ऑस्कर में। अगर अब इसको कंपेयर करो फर्स्ट वाले के साथ, तो अब जरा देखो कि क्या क्या ट्रेंड्स नजर आते हैं आपको। अगर ऑस्कर ऑस्कर 1 को 2 से कंपेयर करो तो क्या ट्रेंड नजर आ रहे हैं, क्या ऑस्कर 2 क्या इसी तरह इतने आराम से इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे जिस तरह पहले कर रहा था ऑस्कर 1 की तरह? सर इसका सिस्टम बेहतर था जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था कि सैटेलाइट का टेम्परेचर ज्यादा ना हो या कम ना हो, तो उसने एक मॉडरेट टेम्परेचर रखा है। और सर लास्ट में जो सडन इंक्रीज है वो वही हो सकता है जिस तरह हमने लास्ट वाली सेटेलाइट का बोला था कि क्या पता वो जो डाटा है उस पॉइंट पर आके वो गलत डाटा देता है, एरर देता है, तो क्या पता वो वाला केस हो इसके अंदर भी। और शुरू में जो मॉडरेट रखा है वो उसके सेटेलाइट में जो हमने परफॉर्मेंस में इंक्रीज आया तो उसकी वजह से वो एक मॉडरेट डाटा दे रहा है, टेम्परेचर मॉडरेट है। चलो ठीक हो गया। अच्छा जरा गौर करो, हम ऑस्कर 2 से स्टार्ट करते हैं, इनकी ज्यादा रिलायबल डेटा है। ऑस्कर 2 के अंदर देखो कि आपके पास दो तरह की आपके पास यहाँ पर वेरिएंस है। पहले क्या आपको कुछ साइक्लिक बिहेवियर नजर आ रहा है यहाँ पर कि ऑस्कर 2 के डेटा के देखो साइकिल्स नजर आ रहे हो आपको, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, कुछ पीक जी एंड सर। ट्रफ्स। तो अगर देखो तो आपको दिख रहा है कि ये एक तरह का साइनोसाइडल किस्म का बिहेवियर है कुछ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें कोई वेरिएंस है, अप एंड डाउन हो रहा है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि वेरिएंस क्यों आ रही है टेम्परेचर के अंदर, मतलब वो हीट अप होता है थोड़ा सा, फिर कूल डाउन कर जाता है, उसके बाद फिर हीट अप होता है, फिर कूल डाउन कर जाता है। तो ये क्या वजह हो सकती है इसकी वेरिएंस की सारी? सर वो जब एलिप्स में होता है तब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर वो जब अर्थ को डायरेक्टली फेस करता है तो उसका टेम्परेचर फिर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट साइकिल में जब वो कूल डाउन होता है तो जा मतलब लाइक जब जिस वैल्यू तक वो कूल डाउन रह सकता है उसके बाद अगेन अगर वो अर्थ को फेस करता है तो उसी वैल्यू से रिलेटिवली टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल सही हो गया कि आप इसके सैटेलाइट के जो डे एंड नाइट्स होते हैं, एक्लिप्स में जाकर नाइट जो होती है, डे जब सन को फेस कर रहा होता है, उसके हिसाब से साइक्लिक बिहेवियर यहाँ पे आ रहा है, रफ रफ सा। अच्छा लेकिन देखो इसके अलावा एक और बिहेवियर भी है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम एसिम्प्टोट इसका ड्रॉ करें तो इसका एसिम्प्टोट ऐसा बनेगा कि ओवरऑल अगर हम ट्रेंड ड्रॉ करें, देखें कि ओवरऑल हल्का हल्का इंक्रीज कर रहा है। कि वेरिएंस को अगर आप इग्नोर कर दो, इनके एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो हमें अगर कुछ इंक्रीज की ट्रेंड है, और इसी तरह अगर आप इनके वो मिनिमम को ज्वाइन कर लो, तब भी आपको लगेगा कि वाकई कुछ इंक्रीज वाला फैक्टर है, कुछ परमानेंट इंक्रीज भी हो रहा है इसके अंदर साथ साथ। एक तो शॉर्ट टर्म वेरिएंस तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी इनका इंक्रीज होता जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ एनर्जी रिटेन कर रहा है सैटेलाइट अपने अंदर, हीट एनर्जी ट्रैप होती जा रही है इसके अंदर। तो अब ये ट्रैप हो रही थी, यानी कितना अच्छा थर्मल सिस्टम नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ऐसा करते हैं कि दोनों सैटेलाइट्स का डेटा कोरिलेट करते हैं आपस में, कि हम कहते हैं कि दोनों का सेम सिनेरियो है। हम कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट था इसके अंदर थर्मल सिस्टम था ही नहीं, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, नो थर्मल सिस्टम कर लो इसके अंदर, कि बिल्कुल ही फेल एक्सपेरिमेंट था, थर्मल सिस्टम ने बिल्कुल काम नहीं किया। और इसमें हम कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर थर्मल सिस्टम ने काम किया, ठीक है। अब हम इनको कोरिलेट करते हैं आपस में। अच्छा पहला पार्ट, पहले हम अगर यहाँ तक ड्रॉ करो लाइन, अगर इतने पार्ट को अगर आप खाली देखो, तो अभी इनका इस रीजन 1 के अंदर कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? सर ये सर पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए सर इस रीजन में तो। जी जी, पॉजिटिव, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। हम्म, अच्छा उसके बाद पे यहाँ तक अगर देखो, अभी कोरिलेशन कैसा है इनका, दोनों same। इकट्ठा डिक्रीज करें, ऐसे ही है तो पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें इसको? तो स्क्रीन ही वो चोक हो गई है, बिल्कुल जैम हो गई है।
जी बाकी क्लास क्या कहती है कि दोनों इकट्ठे डिक्रीज हो रहे हैं तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा सर ये, नहीं हाँ नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव का नहीं, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव ही तो होगा सर, पॉजिटिव ही होगा सर, दोनों साथ ही। तो हाँ एक दूसरे के पॉजिटिव, रिलेटिव से पॉजिटिव होगा। जी पॉजिटिव ही होगा। अच्छा उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट से लेकर यहाँ तक देख लो, अगर अभी भी पॉजिटिव होना चाहिए इसको, सर ऐसे ही अभी भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी। अच्छा उसके बाद देखो जरा कि अब क्या कोरिलेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर ये वीक कुछ जगह वीक कोरिलेशन है, कुछ जगह है ही नहीं, तो अगर सेगमेंट्स में आप कर लें तो फिर आपको शायद क्लियर हो जाए। हाँ लेकिन जिसमें पहले आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा था कि आपके पास नहीं ऊपर वो जा स्ट्रॉन्ग अब तो नहीं। ऑलमोस्ट जीरो के करीब करीब मिल रहा है आपको, हम्म, तो हम कहते हैं यहाँ पे जीरो कोरिलेशन है। अच्छा अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर पहले आपको इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे 0.8 0.9 कुछ मिल रहा होगा, इकट्ठा इंक्रीज है इकट्ठा डिक्रीज है इसके अंदर, तो इसके बाद एकदम से अगर जीरो हो जाए तो ये सस्पिशन वाली बात है या नहीं है? यस सर। चलो अगर हम कहते हैं कि अब डेटा को देखकर आप सोचो कि अब यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, यहाँ आपको देखे यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि किस किस्म का फॉल्ट आया हुआ है यहाँ पे, ऑस्कर 1 के साथ प्रॉब्लम है कि ऑस्कर 2 के साथ प्रॉब्लम है? सर 1 के साथ ही प्रॉब्लम है, जैसे आपने ऊपर लिखा है, अगर हम उसे एज्यूम जिस तरह किया है, नो थर्मल, यानी कि उसके अंदर वो नहीं है इक्विपमेंट जो उसे सारा कंट्रोल करता है, तो जी उसके जी अंदर वो वाला प्रॉब्लम, ठीक है वो सही, तो assumption ठीक लग रही है सर इस डेटा के लिहाज से तो। ठीक है। अच्छा अब जरा गौर करो कि ऑस्कर 1 का पहले टेम्परेचर कितना शॉर्टली इंक्रीज कर रहा है, इतनी हाई स्लोप है इसकी, ये देखो बहुत ज्यादा स्लोप है इसकी, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आगे डेटा होना कैसा चाहिए था? स्लोप एकदम से जीरो हो सकती है कि पहले इतनी ज्यादा स्लोप थी इसकी? तो स्लोप्स तो होनी चाहिए थी वैसे, स्लोप अगर होनी चाहिए थी। अच्छा तो देखा जरा जाए। याद करो, तो बिल्कुल होनी चाहिए थी। तो कभी आपने इस तरह का बिहेवियर देखा है कि आप कोई चीज मेजर कर रहे हो तो एकदम से चीज कांस्टेंट हो जाए और क्वांटिटी वेरी हो भी रही हो तब भी आपके पास कांस्टेंट नंबर आ रहा हो? कभी ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? सर ये तो फिर डिवाइस डैमेज हो जाती है तो ऐसा होता है ना, मतलब जैसे एम मीटर होता है अगर, और उससे आप ज़्यादा करंट मेजर कर लें तो उसके फ्यूजेस ख़राब हो जाते हैं, वो नहीं काम करता, या मतलब एक वो रैंडम सी वैल्यू दे रहा होता है। हाँ लेकिन ये आपको लग नहीं रहा क्या पता आउट ऑफ रेंज हो गया टेम्परेचर जी सेंसर आपका? जी, आउट ऑफ रेंज हो सकता है। आउट ऑफ रेंज, या हम कह रहे हैं क्लिपिंग नजर आ रही है हमें, क्लिप हो रहा है डेटा आपका, इसका मतलब है कि आपने अपनी रेंज को एक्सीड कर लिया हुआ है, तो अब इंक्रीज आ भी रहा है तो आपके पास ये इंक्रीज नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम कहते हैं देखिए हमें सिम्टम मिल रहे हैं कि 55 डिग्री तक की मोस्ट प्रॉब्ली इस टेम्परेचर सेंसर की लिमिट थी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इतना ज़्यादा हाई होगा नहीं क्योंकि हमारा कुछ बेहतर परफॉर्म कर लेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिए, तो अब सेंसर ने क्या किया, क्लिप कर दिया हुआ है। अच्छा हम कहते हैं ये इसके यहाँ पर क्लिपिंग हो गई, यहाँ पर नहीं क्लिपिंग अगर हो भी रही हो तो ये कुछ वेरिएंस फिर भी आ रही है यहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देख रहे हो यहाँ पर, तो ये किस किस्म की एरर है, रैंडम एरर है सिस्टमैटिक एरर है यहाँ पर? सिस्टमैटिक एरर है, डिवाइस की एरर है सर ये। सर नहीं नहीं, डिवाइस की एरर नहीं सर, ये रैंडम एरर होगा। ये रैंडमनेस उसके अंदर थोड़ी बहुत आ गई है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे लेके जा रहे हो उसको, उसकी लिमिट से बाहर लेके जा रहे हो, तो कुछ वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी दिखा रहे हैं कि एक तो उसने लिमिट को एक्सीड कर लिया है और दूसरा इसके अंदर कुछ रैंडमनेस भी आ गई है। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल डेटा होगा वो हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेट कर सकते हैं डेटा को, कि अगर मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाऊँ तो हमारा एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे कहीं टेम्परेचर यहाँ तक कहीं पहुँच गया होगा, तो ये हम इंटरपोलेट कर सकते हैं। अगर डेटा को इसी स्लोप पे लेके चलें तो कहीं ऊपर टॉप पे आ गया होगा। अच्छा उसके बाद देखो कि फिर डेटा एकदम से नीचे गिरना शुरू हो गया। अच्छा अब ये क्या बिहेवियर हो सकता है कि अब एकदम से डेटा का फॉल आ रहा है, टेम्परेचर एकदम से गिरना शुरू हो गया, तो कोई ऐसा रीजन आपके माइंड में आता है कि सडनली टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए? सर जब सर डिवाइस यही खराब हुआ आता तो है। वो ऑर्बिट से बाहर आ गया सर, अपने ऑर्बिट से बाहर आ गया, तो इस वजह से।
जैसे सन के ऑर्बिट से अगर ऑपोजिट बाहर फेज। अगर ऑर्बिट से बाहर आएगा तो हमें डेटा मिलेगा नहीं ना, तो हम उसकी लाइन ऑफ साइट भी नहीं होंगे, तो फिर अर्थ को डेटा भी नहीं मिल सकता, सिग्नल ब्रेकडाउन हो जाएगा फिर तो। सर सर्किट कम्प्लीटली डैमेज अगर हो जाए, मतलब सारे कंपोनेंट काम करना बंद कर दें तो? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका सेंसर भी जो था वो रिवर्स डायोड की तरह, रिवर्स बायस्ड एक डायोड की तरह एक्ट करता था उस जमाने का सेंसर। तो हमने क्या किया, उन्होंने पूरा जंक्शन इसका ब्रेक डाउन कर दिया, इतना हीटअप हुआ ये कि उसका पूरा जंक्शन यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। जब जंक्शन ब्रेक डाउन होगा फिर क्या होगा, एकदम से वो मैल फंक्शन करेगा, एकदम से इसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद से अब क्या होगा, इसके बाद से टोटली ये ब्रेक डाउन पॉइंट है सेंसर का, इसके बाद से कोई सही रीडिंग नहीं मिलेगी आपको, टोटली ये फेल हो चुका है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि आगे अब आपके पास टोटली अनरिलायबल रीजन आ गया यहाँ पे, कि टोटली आपको गलत रीडिंग्स मिलेंगी यहाँ पे। तो ये वो वाला रीजन है यहाँ पे जब आपके पास सेंसर अब काम नहीं कर रहा, वो मैल फंक्शन वाले मोड में आ गया है। अच्छा, अब जरा चेक करो मैल फंक्शन के मोड के अंदर क्या कोरिलेशन मिल रहा है आपको ऑस्कर 1 का और 2 का। नेगेटिव। जी नेगेटिव भी मिल रहा है हमें। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है यहाँ पर कि नेगेटिव में क्यों मिल रहा है। तो ये हमें नेगेटिव वाला बिहेवियर बता रहा है कि स्टार्ट में जब पॉजिटिव था स्ट्रांगली कोरिलेशन था, उसके बाद जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, यानी कोरिलेशन स्विच कर रहा है। तो ये आपको हिंट दे रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम आ चुकी है, और वो हमें पता है कि क्या आ चुकी है, कि आपका सेंसर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। पहले खाली क्लिपिंग हो रही थी, अब वो टोटली ब्रेक डाउन कर गया, तो आपके पास बिल्कुल भी रिलायबल वैल्यू नहीं आ रही। क्लिपिंग के एरिया में आपको कम से कम इतना पता है कि 55 से ऊपर की वैल्यू है, इतना आपको पता था, लेकिन अब टोटली अनरिलायबल डेटा है हमारे पास, अब हमें कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब है कि हम इस सारे पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। ये सारे का सारा आपके पास हम लोग रैंडम नॉइज, आपके पास कुछ पे कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस इसमें इसके ऊपर नहीं हम कर सकते। ठीक हो गया, सही। चले अब आप बताओ कि ऑस्कर 2 के ऊपर क्या कमेंट करोगे, कि ऑस्कर 2 के साथ एंड पे जाके क्या हुआ है। ऑस्कर 2 में देखो कि वो वाला फिनोमेना नहीं है कि जिसका वो आराम आराम से हीट अप होता जा रहा था, क्लिपिंग हुई, वो काम नहीं हुआ इसके साथ। ये सीधा एकदम से एक ही ऑर्बिट के अंदर, यानी एक ही ऑर्बिट का टाइम है यहाँ पर, एक ही ऑर्बिट के अंदर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी एक ही ऑर्बिट के टाइम में इतना ज्यादा हीट अप हो गया। 25 से वो पहुंच गया तकरीबन 55 पे, और उसके बाद वैल्यूज आना बंद हो गई, उसके बाद डेटा भी नहीं आया, उसके बाद ट्रांसमिशन भी बंद हो गई है। तो ये जी ऑस्कर 2 के बारे में क्या कह सकते हैं। सर ये तो मतलब जब इसका जो थर्मल सिस्टम है वो फेल हुआ होगा, और सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा हीटअप हुए होंगे, तो जब ज़्यादा हीटअप होते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं और मज़ीद हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये वो वाला टाइम होगा जब लाइक सारे कंपोनेंट्स फेल हो रहे होंगे या बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहे होंगे, और फिर जैसे हमने ऑस्कर 1 में देखा है कि थोड़े टाइम बाद सब का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो मे बी थोड़ी देर बाद इसके टेम्परेचर्स भी जो हैं वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाए। सही। जो अगर देखो कि जब आपके पास थर्मल सिस्टम नहीं था ना, तब आपका जो इसने इस तरह से इंक्रीज किया था, यहाँ से गया था और यहाँ तक। तो ये इसने किया था तकरीबन 15 से गया था, वो 45 तक पहुंच गया था, और वो पहुंचने के लिए उसको कम से कम कितने ऑर्बिट्स रिक्वायर्ड हुए थे, तो कम से कम कोई थर्ड ऑलमोस्ट इसको तकरीबन 25 ऑर्बिट्स रिक्वायर्ड हुई थी यहाँ से यहाँ तक जाने में, जब थर्मल सिस्टम था ही नहीं कोई। तो अगर यहाँ पे सर अगर जी सर ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है जो ऑस्कर 2 है, तो सर इसमें जो ऑसिलेशंस आ रही हैं वो तो अगेंस्ट टाइम नहीं आ रही, वो अगेंस्ट ऑर्बिट नंबर आ रही। तो सर अभी इसकी एक्सप्लेनेशन हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक बार ये सन के करीब है फिर सन के दूर जा रहा है, क्योंकि सर ये जस्ट ऑर्बिट नंबर है, अगेंस्ट टाइम तो नहीं। अगर ऑर्बिट नंबर का मतलब क्या है कि उसका मतलब ऑर्बिट नंबर, अगर एक ऑर्बिट का पीरियड कितना होता है, अगर हम कहते हैं 4 घंटे पीरियड है, 4 आवर्स में ऑर्बिट करता है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लो उसके साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टाइम के अंदर आ जाएगी वैल्यूज। तो आपने क्या खाया, और खाली ऑर्बिट के पीरियड से मल्टीप्लाई कर लो एक्सिस को, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा आपको, टाइम यानी आवर्स में कन्वर्ट कर देगा।
तो वो ऑलमोस्ट वही बात है। तो जो सैटेलाइट इंजीनियर्स होते हैं अक्सर ऑर्बिट नंबर में देखना चाहते हैं चीज़ों को ना, क्योंकि हर दफ़ा हर ऑर्बिट में वो एक या दो दफ़ा ऑब्जर्व करते हैं। मतलब क्या कि अगर हमने IST के अंदर ग्राउंड स्टेशन बनाया होगा तो हमारे ऊपर से दिन में एक या दो दफ़ा गुजरेगा ऊपर से, हम कंटिन्यूसली इसको ट्रैक नहीं कर सकते। कंटिन्यूसली ट्रैक सर करने के लिए उस आपको केस में सर वो एक ही जगह पे हर ऑर्बिट में मेजर करेंगे ना, एक ऑर्बिट में एक ही जगह, जैसे IST के ऊपर से। तो नहीं ऐसे IST आगे बता रहा हूँ। जो ऑस्कर वाली चीज़ है ना, ऑस्कर का क्या था, हैम रेडियो सिस्टम था उस जमाने के अंदर। मतलब उस जमाने में ना हैम रेडियो ऑपरेटर्स हुआ करते थे, तो उनका ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क से बना हुआ था उस जमाने में आपस में ऑपरेटर्स का। तो वो उन्होंने कंबाइनली सबसे सेग्रीगेट करके डेटा जमा कर लिया था उस तरह से। तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर कि मतलब उन्होंने जमा कर लिया डेटा डिफरेंट सैटेलाइट ऑपरेटर्स के साथ मिला के। तो वरना तो बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे हमें, वरना तो खाली एक पॉइंट मिलेगा काफ़ी देर की बात। अगर हम अपने ऊपर रिलाई करें तो फिर तो बहुत वीक सा ग्राफ होगा, उतना अच्छा ग्राफ नहीं होगा। तो ये पूरे नेटवर्क को मिला के उन्होंने मल्टीपल साइट्स थी, वहाँ से डेटा जमा किया। वो हर दफ़ा आपका ऑर्बिट सेम रहता भी नहीं है। मतलब इस दफ़ा अगर आपका ऑर्बिट यूं है तो नेक्स्ट टाइम मे बी आपके पास चेंज हो गया हो, तो उसके बाद फिर दोबारा चेंज हो गया हो। क्यों चेंज हो रहा होता है? क्योंकि आपके पास एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है इसके अंदर। तो जब आपके पास एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो आपका ऑर्बिट फिक्स भी नहीं रह सकता, आपका चेंज भी होता रहता है। यहाँ पे थर्मल सिस्टम नहीं है, सॉरी इसके रॉकेट्स नहीं लगे हुए इसका ऑर्बिट स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये इसका ऑर्बिट चेंज भी हो रहा था साथ साथ। तो ऑर्बिट थोड़ा बहुत टिल्ट भी कर रहा होता है। लेकिन रफ से अगर हम देखें तो अगर हमें टाइम में कन्वर्ट करना हो तो रफ से क्या है कि जितना टाइम पीरियड है उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो उस ऑर्बिट को, तो वो आपके पास टाइम में आ जाएगा। तो ओवरऑल ये टाइम वाली ही पिक्चर है कि ग्राफ आपके पास टाइम वाइज ही बन रहा होगा, यहाँ पर टाइम के साथ साथ ही बन रहा होगा। ओके सर, असल में सर ऑर्बिट नंबर में तो ये होगा ना, अगर फॉर एग्जांपल ये 40th ऑर्बिट में, तो अगर ये करीब जाएगा तो दूर भी जाएगा एक ही ऑर्बिट में, तो वो शायद वो एक एवरेज ही वैल्यू शायद इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई जो टेम्परेचर की है। हाँ सही कह रहे हो, एक एवरेज वैल्यू समझ लो उसको। ओके सर देन। देखिए ये डिस्क्रीट टाइम डेटा नहीं इस तरह से कि एक पॉइंट्स नहीं बने हुए यहाँ पर। तो एक ना समझो कि मतलब उससे पहले भी 1 घंटा पहले भी 1 घंटा बाद भी तभी इतना स्मूथ कर्व बन रहा है ना आपके पास। उन्हें डिस्क्रीट पॉइंट्स बनाते हैं हम कि आपके पास इस तरह पॉइंट्स में बन रहा होता है डेटा, ये पॉइंट फिर ये पॉइंट। तो उस तरह से वो लगता तो है, लेकिन उस तरह से अज्यूम ना करो कि खाली एक ही वैल्यू आ रही है। ये ग्राफ हमारे पास है ना, इस तरह कंटिन्यूस ग्राफ है ये। ओके सर, यस सर। तो ये सैटेलाइट वालों ने खुद ये रिलीज किया था एक ग्राफ ना, तो ये हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया, तो देख के लगता है कि ये कंटिन्यूस डेटा हमारे पास। अच्छा, जो लास्ट वाला जो पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, तो हमने देखा कि जब आपके पास ऑस्कर 1 के अंदर कुछ सिस्टम नहीं था तो वो तकरीबन 30 ऑर्बिट्स के अंदर इतनी ज़्यादा जंप दी थी उसने। लेकिन इधर क्या है, इसने तकरीबन ऑलमोस्ट एक ऑर्बिट के अंदर ही इस यहाँ से जहाँ जंप कर ली, यानी सिंगल ऑर्बिट के अंदर। इसका मतलब ये कि खाली थर्मल का मसला नहीं, कोई और मसला भी है यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली कोई और सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पर, खाली थर्मल का मसला नहीं है। तो इसका मतलब सर क्या है? अगर सैटेलाइट क्रैश हो जाए, अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाए तो इट सेट्स ऑन फायर, तो मे बी इट क्रैश्ड। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसके मतलब फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि मे बी दोबारा एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा हो, एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। क्यों कैसे हमें यकीन से नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हमने अर्थ का डिस्टेंस वाला डेटा हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता कि अर्थ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, कम हो रहा है या कितना तेजी से कम हो रहा है, वो डेटा हमारे पास नहीं आया। खाली टेम्परेचर का है, तो हो सकता है वो एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा हो और वहाँ पे बर्निंग वाले फेज में आ गया हो एकदम से। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अक्सर होता है कि सन की जो रेडिएशन होती है ना, उससे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जैम कर जाती है। इसको हम कहते हैं कि सिंगल इवेंट अपसेट्स कहते हैं इसको, यानी कि SEU, सिंगल इवेंट अपसेट। सिंगल इवेंट अपसेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ट्रांजिस्टर हो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज की आउटपुट 1 आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट आपको हाई मिल रही है, तो सिंगल इवेंट से क्या होगा, वो हाई लो भी बन जाएगा, लो हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा आपके पास। इसी तरह पे एक होता है सिंगल इवेंट लैच होता है। लैच क्या करता है कि ट्रांजिस्टर जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा खुद ब खुद से, रेडिएशन इस पर पड़ेगी सन की, तो क्या होगा, वो एक सिंपल एज ए वायर एक्ट कर रहा होगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई करंट पास करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बर्न आउट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि सिंगल इवेंट का कोई ना कोई यहाँ पे कोई इफेक्ट आ रहा हो, यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा से अब्जॉर्ब कर लिए, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी फेल हो गई है, रेडिएशन से वो शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो सकता है।
तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं आपके पास। फर्स्ट कि मे बी एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा हो, सेकंड मे बी सन की रेडिएशन से आपका सिस्टम फेल हो गया हो, थर्ड कि हम कह सकते हैं कुछ मे बी थर्मल सिस्टम का भी फेलियर हो सकता है थोड़ा बहुत, 100% नहीं, लेकिन कुछ चांस है कि थर्मल सिस्टम भी आपका थोड़ा बहुत फेल हो गया हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम तीनों रीजंस लिख सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते क्या हुआ है। फर्स्ट वाले के केस में हम कंफर्म बता सकते हैं क्या हुआ था वहाँ पर, क्योंकि हम सेकंड वाले से कंपेयर कर रहे हैं उसको, तो वो हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल रही है। लेकिन सेकंड वाले के केस में हमें एंड का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि सक्सेसफुल सैटेलाइट का, तो हम ज़्यादा क्यूरियस नहीं बना सकते इसके ऊपर, सिर्फ ये 2-3 पॉसिबिलिटीज यहाँ बन सकती है। जी, सबको क्लियर होगी चीज़ ये वाली? सर ये पॉसिबिलिटीज दोबारा समझा दें। जी, एक पॉसिबिलिटी तो यही है ना कि सैटेलाइट आपका मे बी एटमॉस्फेयर में दोबारा री एंटर हो रहा हो, कि उसका ऑर्बिट साइज कम होता जा रहा है, ऑर्बिट हाइट कम होती जा रही है और आखिर में वो स्पाइरल की फॉर्म में जाके वो अर्थ के अंदर ही दोबारा कोलाइड कर गया। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो सन की जो रेडिएशन होती है, जो गैमा रेज वगैरह जो होती है, उससे क्या होता है कई दफ़ा आपके ट्रांजिस्टर जो होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, वो बहुत मैल फंक्शन कर जाती है। अच्छा, मैल फंक्शन क्यों करती है? क्योंकि वो चीज़ों को जंक्शन को शॉर्ट कर देता है अक्सर वो। क्या होगा कि आपके पास सिंगल इवेंट अपसेट आ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके हाई को वो लो का आपका हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे लो सिग्नल आ रहा होगा वो हाई हो जाएगा। इसी तरह आपके पास सिंगल इवेंट लैच होता है, वो क्या कर देगा, कई दफ़ा होगा कि आपका ट्रांजिस्टर एज ए सिंपल वायर के ऊपर एक्ट कर रहा होगा, कि ट्रांजिस्टर आपका सिंपल वायर बन जाएगा, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट एकदम से ड्रॉ होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बर्न आउट हो सकती है। अच्छा, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं रेडिएशन से। थर्ड क्या था हमारे पास, थर्मल सिस्टम आपका फेल हो सकता है। फोर्थ में क्या हो सकता है कि आपकी जब बैटरी डाउन हुई है, कि जब आपकी बैटरी एग्जॉस्ट होने वाली है, तो उस वक्त कोई सिस्टम मैल फंक्शन कर गया हो आपका, जैसी बैटरी की आपके लेवल लो हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है उससे आपके पास मैल फंक्शन आ गया हो, तो हो सकता है बाकी चीज़ें कुछ भी ना हुई हो, खाली बैटरी डिस्चार्ज होने से ये इफेक्ट आया हो आपके पास, कि बैटरी का लेवल बहुत कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी सही चल ही नहीं पा रही, तो गलत वैल्यूज रिपोर्ट करता रहा है वो, तो उसके बाद एकदम से बंद भी हो गया। तो ये सारी केसेस हो सकते हैं, इसके अंदर हम यकीन से नहीं बता सकते क्या हुआ था वहाँ पे। तो ये 3-4 थ्योरीज बना सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे हिपोथेसिस है सारे के सारे, इनको हम हिपोथेसिस कहेंगे यहाँ पर, इनको हम प्रूव नहीं कर सकते, यकीन से नहीं कह सकते कि क्या हुआ है, लेकिन चारों हिपोथेसिस लेके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। जी, सबको क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब जरा सोचो जरा कि मैं तो बात की है ट्रांजिस्टर के अंदर सिंगल इवेंट अपसेट की वगैरह वगैरह की, लेकिन याद करो कि तो फर्स्ट सैटेलाइट है, अर्ली सैटेलाइट था, तो इसके अंदर के ट्रांजिस्टर्स होते हैं? हम तो अर्ली सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, 1960s की या बहुत उससे भी पहले की, तो उस जमाने में क्या ट्रांजिस्टर थे उस जमाने में, जो मैं कह रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट सर्किट बन सकता है या सिंगल इवेंट अपसेट आ सकता है? सर ट्यूब्स होती थी ना ट्रांजिस्टर्स वाली। जी, तो वैक्यूम ट्यूब्स थी आपके पास, ग्लास की बनी हुई होती है, तो जब ग्लास की ट्यूब होगी तो जरा इसके बारे में सोचो कि इसका थर्मल रिस्पॉन्स कैसा होगा। ये वैक्यूम ट्यूब है आपके पास, ग्लास की बनी हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके ख्याल में, थर्मल वाला प्रॉब्लम कुछ इसमें आ सकते हैं? सर ये वाली बात रिपीट कर देंगे जो आपने दोबारा पूछी है अभी? जी, समझ लो कि जो ट्रांजिस्टर नहीं थे उस जमाने में इन्वेंट नहीं हुए थे, तो उस जमाने वैक्यूम ट्यूब्स थी आपके पास। जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं वो ग्लास की बनी हुई होती हैं, ट्रांसपेरेंट सी होती हैं थोड़ी बहुत। तो अब सोचो कि जब वैक्यूम ट्यूब्स हो थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो, तो उसमें कोई और फिनोमेना हो सकते हैं जो फेब्रिकेटेड फ्लेज है? सर हीट ट्रैप हो रही होगी। जी, बिल्कुल वही ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा आपके पास यहाँ पे। सर तो प्रेशर की वजह से चेंज आएगा सर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंज आ रहा है। जी, अगर ज्यादा प्रेशर चेंज होगा तो, लेकिन इसके अंदर भी वैक्यूम है, 100% वैक्यूम नहीं, पार्शियल वैक्यूम है, तो उससे भी कुछ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स में फर्क आ सकता है। लेकिन मेन मसला क्या है, अगर हम हीट की बात कर रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे भी परमानेंटली हीट होती रहेगी, क्यों? क्योंकि आपके पास एक ग्लास की ट्यूब है, तो इसके अंदर परमानेंटली कुछ ना कुछ हीट ट्रैप होती रहेगी। ये जो परमानेंट हीट ट्रैप हो रही है ना, ये एक्सप्लेन करिए जो आपके जो एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्लास की वैक्यूम ट्यूब्स हैं, तो कुछ हीट परमानेंटली ट्रैप हो रही है यहाँ पे।
तो ये वो वाला इफेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है वैक्यूम ट्यूब्स का, जो हीट ट्रैप हो रही है, इसका इंफ्रारेड ट्रैप हो रही है। अच्छा, लेकिन जो आपकी बॉडी बनी हुई है सैटेलाइट की, सैटेलाइट की बॉडी होती है वो थी मेटल की बनी हुई। ऐसे मेटल की क्या खास बात है कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ये, तो जितनी तेजी से ये हीट अप करेगा उतनी तेजी के साथ वो कूल डाउन भी कर सकता है, तो वो इतना रेजिस्ट नहीं करता। लेकिन ग्लास ट्यूब वैक्यूम ट्यूब से होती है, इतने आराम से कूल डाउन नहीं करेंगी। एक दफा हीट अप अगर हो जाए तो उनको ठंडा करना मुश्किल होता है। तो ओवरऑल आपकी जो बॉडी है वो थी आपकी ट्रांसपेरेंट टाइप, समझ लो थर्मली ट्रांसपेरेंट कहेंगे इसको, जो आपकी सैटेलाइट की बॉडी है थर्मली ट्रांसपेरेंट क्यों कहते हैं कि जिस तरह बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे ही अंदर होगा, वो खास इसमें कोई रोकता नहीं हीट को, क्योंकि कंडक्टर है मेटल आपका बहुत अच्छा। तो नाइट में बहुत तेजी से कूल डाउन भी करेगा और सन फेसिंग में बहुत जल्दी हीट अप भी होगा। तो ये तो एग्जैक्टली इन्वायरमेंट को फॉलो करेगा। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये क्या करती हैं, थोड़ी सी हीट ट्रैप कर लेती हैं। तो इसका फायदा कब होता है, जब आप नाइट के टाइम में, जब एक्लिप्स में होगे तो बड़ा फायदा है इसका कि आप थोड़ी सी हीट रिटेन कर रहे हो। लेकिन अगर आप सन फेसिंग होगे तो फिर क्या होगा कि आपकी वो हीट परमानेंटली ट्रैप होती रहेगी। तो इसीलिए उस जमाने में जो कंप्यूटर्स होते थे वैक्यूम ट्यूब्स वाले, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी कि आपको बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर लगाने पड़ते हैं ठंडा करने के लिए कंप्यूटर्स को। तो ये वाला यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो आपको बता रहा है कि आपके पास ये हीट ट्रैप होती जा रही है आस्ता आस्ता। तो हम ये वाला इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलें अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है। अज्यूम करो कि आपने ऑस्कर 1 भेज चुके हो, ठीक है। अब आपने ऑस्कर 2 के लिए आपने सेंसर चूज करना था। आपको पता है कि ऑस्कर 1 का जो सेंसर है वो यहाँ पे जाके फेल हो गया हुआ है, क्लिप हो गया हुआ है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया हुआ है। तो हमने कहा कि ऑस्कर 1 ऑस्कर 2 के लिए हमें नया सेंसर चूज करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपके पास 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ऐसे पॉसिबिलिटी क्या, आपके पास एक वेंडर 1 है, वेंडर 2 है, वेंडर 3 है। वेंडर 1 की एक्यूरेसी दी हुई है, वेंडर 1 का मैथ दिया हुआ है, वेंडर 1 की कॉस्ट दी हुई है, रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है इसका। वेंडर 2 का भी दिया हुआ है आपको और वेंडर 3 का भी दिया हुआ है आपको। तो अब आप बताओ कि आप कौन सा सेंसर यूज करना चाहोगे सेकंड मिशन के लिए, ऑस्कर 2 के लिए, और सर क्यों? वेंडर 2। अच्छा, वेंडर 1 या 2 3 यूज करेंगे। जी जी, अब डिफाइन कर सकते हो 2 क्यों चूज करना चाह रहे हो? सर 1 या 3 यूज करेंगे क्योंकि वो रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा होगी वो क्लिप होना उतना मुश्किल हो जाएगा उसका बाहर जाके। सही सही। अच्छा, और मैथ्स को कॉस्ट को इग्नोर करें कि इसको भी देखना चाहिए? सर देख लें अगर बजट में है तो सर इतना। सर लेकिन सर मैथ्स को देखेंगे क्योंकि जितना कम मैथ्स हो उतना बेहतर होता है जी जी, सैटेलाइट मैथ्स के को, लिए। क्योंकि लॉन्चिंग कॉस्ट आपकी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कितना मैथ्स है आपका। ठीक है, देखिए अब अच्छा ठीक हो गया, सही। देखिए जरा गौर करो यहाँ पे, ये सैटेलाइट के जो ग्राफ्स हैं ये, इसमें देखो कि इसमें ये 20 से 10 30 तक यहाँ से ये लाइन है आपके पास। अगर इस तरह की लाइन प्लॉट हो रही हो तो कोई फर्क पड़ता है कि 0.1 की एक्यूरेसी हो या 0.05 की या 0.2 की हो? कोई मेजर फर्क पड़ेगा यहाँ पे या नहीं पड़ेगा? नो सर। कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैसे ही बहुत क्रूड फॉर्म में डेटा आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में फर्क भी आ जाए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता आपका कि आपका टेम्परेचर ट्रू टेम्परेचर 0.1 ज़्यादा हो या कम हो, या 0.05 कम हो या ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे भी एक तरह की एवरेज ले रहे हो एक तरह से ओवरऑल देखो तो एक थोड़ी बहुत फर्क डिफरेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि मे बी हम एक्यूरेसी को इतना इंपॉर्टेंस ना दें यहाँ पे। मैथ्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो मैथ्स को थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन देखो 5 ग्राम हो या 11 ग्राम हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? मतलब इस लाइक एक कागज का एक पीस का टुकड़े का फर्क है खाली। तो अगर देखो 5 से अगर हम 11 पे भी आ जाए तो 6 ग्राम से कितना का फर्क पड़ जाएगा? को 100 ग्राम्स की बात हो या 50 ग्राम्स का फर्क हो, फिर तो मेजर फर्क होता है। खाली 6 ग्राम्स का यहाँ फर्क है, तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स का भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई इतना मेजर इस पर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है फैक्टर है, लेकिन इतना यहाँ पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर कॉस्ट वाइज जाके देखो यहाँ पे, तो अब आप देखो कॉस्ट पे बहुत सारा फर्क है यहाँ पर। अब ये जो आपकी जो ऑस्कर 1 जो सैटेलाइट थी, ये गेस कर सकते हो कितनी इसका बजट टोटल कितना होगा?
मिलियन ऑफ डॉलर्स में होगा। नहीं, गलत। इसका कुछ $100 में था, कोई $100 के आसपास। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल्स नहीं थे, सोलर पैनल्स निकाल दो इसके अंदर से। इसके अंदर कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई ऑन बोर्ड कंप्यूटर नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर काफी सारी चीजें नहीं थी, तो बहुत क्रूड सा सैटेलाइट था। ये समझो कि नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट था, सिंपल सा उन्होंने बना लिया और उसको लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन सैटेलाइट की कॉस्ट बहुत ही कम थी। तो अगर सपोज करो $100 का सैटेलाइट था और हम $50 का खाली सेंसर यूज कर लेते हैं, तो क्या सेंस बनती है इसकी? नो तो इसकी सेंस नहीं बनती यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप या तो 1 चूज करोगे या आप 3 चूज करोगे, जिस तरह आप पहले कह रहे थे। 3 जो है, 3 हमने देखा हुआ है, 3 का रिस्पॉन्स ऐसा आता है, लेकिन 3 के रिस्पॉन्स में 3 का रिस्पॉन्स ऐसा आता है। लेकिन मसला ये कि 2 के अंदर हमने इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद चेक ही नहीं किया। या 2 में जब आखिर में जाके आप इस लिमिट के पास पहुंचे हो, तो हमें ये भी नहीं पता कि ऑस्कर 2 में क्या रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि इसके बाद हमें डेटा ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि हमें नहीं पता कि वो लिमिट पर आगे को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात ये, इसके अंदर हमने लिमिट तो चेक ही नहीं की किसी सेंसर की यहाँ पे। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे स्पैन भी लिखे हैं, इसका स्पैन कितना है यहाँ पे, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि 1 करें या 3 करें। तो अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह का डेटा है, तो आपने जज्बाती होकर नहीं डिसाइड करना कि रेजोल्यूशन इसका कम है, इसको चूज कर लो, या एक्यूरेसी इसकी कम है, इसको चूज कर लो। तो आप सही क्वेश्चन पूछोगे कि इस केस के अंदर हमें स्पैन देखना है इसका, कि कितनी रेंज में ऑपरेट करते हैं, कि 1 की रेंज क्या है और 3 की रेंज क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे। अगर इनकी रेंज ही कम है तो फिर हो सकता है किसी काम के ना हो। जो यहाँ पे रेंज नहीं दी हुई, तो आपको रेंज का डेटा मांगना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। तो खाली इस डेटा को देके डिसाइड नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पे रेंज में क्रूशियल फैक्टर है, वो हमें देखनी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ये कि सपोज करें कि हम चाहते हैं कि आपका सिस्टम स्लीप मोड में आ जाए करे whenever the temperature exceeds the critical value, कि जब भी आपका ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचे, सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे जब पहुंचे आपका, तो हम क्या चाहते हैं कि ये आपका स्लीप मोड में आ जाए करे। यानी कि वो क्या करे, ट्रांसमिशन बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे, और जब भी दोबारा कूल डाउन हो तब वो दोबारा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करे। सपोज करें कि हम स्लीप मोड में करते ही, तो हो सकता है इसके बाद से आपको डेटा मिलता ही ना इस पॉइंट के आगे से, और दोबारा फिर आपको इस पॉइंट पे जाकर डेटा मिलता है। यानी कि आपके पास क्या होता है कि आपको ये डेटा मिलता फर्स्ट, यहाँ तक डेटा आपको मिलता है सारे का सारा, और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे जाकर डेटा मिलता, और उसके दरमियान उसके बाद ना मिलता, कोई डेटा ना मिलता आपको, जब यहाँ में भी गैप होता। अगर हम स्लीप मोड वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करें, अच्छा अगर स्लीप मोड वाली फंक्शनैलिटी ऐड करें, इसका कोई और नुकसान है या कोई फायदा है? हम चाहें जब भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, एक्सीड कर जाए टेम्परेचर आपका, तो वो स्लीप मोड में आ जाए करे। सर ऑस्कर 1 तो इस केस में ज्यादा देर फिर सोया ही रहेगा। जी जी, लेकिन कुछ चांस है कि स्लीप में जाने के बाद वो ठंडा होकर वापस नीचे आ जाए इसकी वैल्यू? यस सर, वो ये है यस कि वो ज़्यादा हॉट नहीं होगा ना, तो दोबारा उसका टेम्परेचर नीचे आके तो वो नॉर्मल वर्किंग करने लग जाएगा, ऐसे वो डैमेज भी नहीं होगा पूरा। लेकिन जरा सोचो कि हमने तो देखा कि टेम्परेचर का इंक्रीज क्यों कर रहा था, क्योंकि आपकी जो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर ज्यादा हीट ट्रैप हो रही थी। तो अगर वो हीट ट्रैप हो जाए, तो बेसिक आप स्लीप मोड में कर दो, तो क्या वो कूल डाउन करेंगे दोबारा से? नो सर, वो नहीं कूल डाउन करेंगी। सर वो नहीं करेंगे सर, कूल डाउन नहीं करेगी, क्योंकि आपका थर्मल सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। सेकंड वाले के अंदर कुछ फायदा हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पे थर्मल सिस्टम एग्जिस्ट करता थोड़ा सा ये, और इसमें इतनी ज्यादा वेरिएंस भी नहीं है। सेकंड वाले के अंदर क्या है कि हमने ऐसी प्लेसमेंट, इनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी थी। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को सेंटर में करो और साइडों पे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों की स्टफिंग करो, ताकि डायरेक्ट वो चीज़ें डायरेक्ट हीट अप ना हुआ करें, आराम से हुआ करें। तो हमने एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे लगाया था, तो इसलिए इसका रिस्पॉन्स कुछ बेहतर है। ऑस्कर 2 के अंदर हो सकता है कि जब यहाँ पे आप 40 को क्रॉस करो, उसके बाद थोड़ी सी 40 तक ये पहुंचा ही नहीं है नॉर्मल हालात में। ठीक है, तो 40 में कब पहुंचा ये, जब ये टोटली फेल हो चुका है यहाँ पर। तो क्या ऑस्कर 2 में इसका फायदा होगा या नहीं होगा? क्या हम 40 के ऊपर स्लीप मोड कह रहे हैं यहाँ पे?
सर नहीं करेंगे अपना इसके ऊपर। जी यहाँ पे भी नहीं करेंगे क्योंकि 40 ये तो नॉर्मली 10 से लेकर 30 तक की रेंज में नॉर्मल हालात में रहेगा, तो अगर 40 तक पहुंचा तो वो वैसे ही फेल हो चुका होगा उस टाइम पर। जब हम डेटा को जब देख के बता सकते हैं 40 में वैसे ही फेल हो चुका होगा, तो उसके बाद रिकवरी के चांस नहीं है यहाँ पे। तो या तो आप सर अगर हम स्लीप मोड ही 30 पे उसका लगा दें ऑस्कर 2 का, फिर 30 पे लगा दिया, 28 पे लगा दें, यहाँ पे कहीं लगा दें तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर यहाँ पे स्लीप मोड लगाओगे फिर कुछ चांस है कि कुछ थोड़ा सा आपको बेहतरी आ जाए परफॉर्मेंस में, लेकिन इतने हाई के ऊपर लगाओगे फिर फायदा नहीं है। तो अगर हम 27 26 पे लगाना चाहें फिर ठीक है, कुछ चांस है कि आपको रिकवर कर जाए, वापस आपके पास थोड़ा सा ड्रॉप आ जाए यहाँ पे। इसमें भी तो ग्लास भी यूज होंगी ना, तो सर उसमें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा ना? जी इफेक्ट आएगा, लेकिन हमने देखा क्या था, हमने देखा था कि ये जो सडन जंप आया ये नॉर्मल हीटिंग से नहीं आया। नॉर्मल हीटिंग के लिए तो बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है, तो आराम से वो हीट अप हो रहा है। तो ये तो दूसरे रीजन से सारे के सारे कि आपके पास क्या हुआ, एकदम से बर्न आउट हो गया है, या आपका बैटरी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया, या थर्मल सिस्टम टोटली फेल हो नहीं सकता एकदम से, हम प्लेसिंग ऐसे की हुई है। तो ये तो दूसरे फैक्टर्स हैं, तो ये तो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है देखा जाए एक तरह से। क्यों? क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहा है तो हम तो नहीं रोक सकते इसको। अगर आपके पास इसी तरह अगर आपका बैटरी लेवल बहुत लो हो गया भाई, उसका मैन फंक्शन है, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है ये वाला फैक्टर्स अगर है तो फिर स्लीप मोड कुछ कर नहीं सकता इस केस के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि इसके लिमिटेड फायदे होंगे, ज़्यादा फायदे नहीं हो सकते आपको। और दूसरी बात ये हो सकता है आप स्लीप मोड में करो तो वेकअप वो करे ही ना, तो ये भी प्रॉब्लम है कि इंटरप्ट्स आपकी सही काम ही ना करें नेक्स्ट टाइम। तो वेकअप नहीं करेगा तो ज़्यादा बड़ा खतरा है कि आपके पास कुछ भी डेटा नहीं आएगा। अभी तो फिर भी आपके पास फेलियर का डेटा तो आ रहा है ना कम अज़ कम। अगर हम स्लीप में कर देंगे तो क्या होगा, फेलियर का डेटा भी नहीं आएगा, तो फिर हम उससे सीख नहीं सकते। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि हम स्लीप मोड नहीं यूज करते अक्सर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। जी क्लियर हो गया सबको? अच्छा बेड टाइम सही हो गया था सबसे, कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई इसके अंदर, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था? चलिए हम iCube की केस स्टडी को देखेंगे। जिस iCube का भी डेटा आएगा आपके पास, तो कल हम पे iCube के डेटा का एनालिसिस करेंगे कि वो हमें क्या स्टोरी बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। iCube का डेटा के ग्राफ्स देखेंगे और फिर इसको देख हम इंटरप्रेट करेंगे कि iCube 1 के साथ क्या हुआ है या क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसी अप्रोच को यूज करते हुए डेटा से हम सीखेंगे कि iCube 1 के साथ क्या हुआ है। सर ये ऑस्कर 1 में अगर स्लीप करें तो सर इसका टेम्परेचर क्यों डाउन नहीं होगा? टेम्परेचर क्या नहीं हुआ इसका, सॉरी सर आपने कहा कि ऑस्कर 1 में अगर उसको स्लीप मोड में रखें तो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसकी ये नहीं कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई है ना इसके अंदर, ट्रांजिस्टर नहीं लगे, वैक्यूम ट्यूब्स लगे हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है इनके अंदर। जिस तरह का वैक्यूम ट्यूब्स को देखो तो उनके अंदर एक दफा हीट चली जाए तो निकलती नहीं है आराम से, इंफ्रारेड ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, IR ट्रैप हो जाती है, उसका हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जिस तरह आपकी गाड़ी की अगर सनलाइट में आपने गाड़ी खड़ी की हो तो बहुत जल्दी वो हीट अप हो जाती है, पर ठंडी नहीं होती इतने आराम से। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना होता है गाड़ी के अंदर, तो आपकी विंडोज वगैरह वगैरह। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बना होगा जब आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स वाले ट्रांजिस्टर होंगे यहाँ पे। तो वो वाला प्रॉब्लम है कि आपने बंद भी कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स को, बंद करने के बावजूद हीट ट्रैप रहेगी इसके अंदर। ओके सर, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। कल फिर हम iCube 1 की केस स्टडी को देखते हैं, वो सेम ऐसी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर आप